टीना को सूचना मिली कि उसके पिता को स्ट्रोक आया है और उसके किसी करीबी रिश्तेदार ने उन्हें एक बड़े हॉस्पिटल में भर्ती करवाया है। स्ट्रोक के बारे में कोई जानकारी ना होने से वो अपने पिता से मिलने हॉस्पिटल की ओर दौड़ पड़े। हॉस्पिटल पहुंचने पर वो उन्हें आईसीयू में देखकर हैरान रह गई। उनके आसपास नर्सिंग स्टाफ उनके शरीर की गतिविधि पर नजर रख रहा था। उनकी देखरेख कर रहे डॉक्टर ने उसे आश्वस्त किया कि मिस्टर वर्मा अब खतरे से बाहर हैं और उसे इस विकार को ठीक से समझने की सलाह दी। डॉक्टर, क्या मेरे डैड अब खतरे से बाहर है? उन्हें आखिर हुआ क्या था? आप उनकी हालत के बारे में विस्तार से बताएंगे? हार्ट अटैक के बारे में तो हम सभी ने सुना है, जिसमें दिल के किसी हिस्से में खून की सप्लाई पर असर होने से दर्द होता है। हार्ट अटैक की तरह स्ट्रोक ब्रेन अटैक है। स्ट्रोक में मस्तिष्क के कुछ हिस्से को खून की पूरी आपूर्ति नहीं होती। ऐसा होने पर मस्तिष्क की कोशिकाओं में ऑक्सीजन और पोषण की कमी होती है, जिससे वो क्षतिग्रस्त हो जाती हैं। मस्तिष्क में अचानक रक्तस्राव होने पर मस्तिष्क कोशिकाओं को क्षति पहुंचने से भी स्ट्रोक हो सकता है। क्या किसी पेशेंट को स्ट्रोक आने पर उसका घर पर तुरंत इलाज किया जा सकता है? नहीं, स्ट्रोक यानी मेडिकल इमरजेंसी। पेशेंट को जल्द से जल्द हॉस्पिटल में दाखिल किया जाना चाहिए। वक्त और स्ट्रोक, इस विषय पर हर मेडिकल फोरम में चर्चा की जा रही है। ये गणना की गई है कि स्ट्रोक का इलाज ना होने के दौरान प्रति मिनट स्ट्रोक पेशेंट को 19 लाख नर्व्स की क्षति होती है। तुरंत इलाज से मस्तिष्क की क्षति कम होगी और पेशेंट जल्दी ठीक होगा। पर डॉक्टर, मेरे डैड ही क्यों? जहाँ तक मुझे याद है, रिटायरमेंट के बाद वो अपनी सेहत को ठीक से संभाल रहे हैं। वो नियमित वॉक करते हैं, वक्त पर खाते हैं और अनुशासित जीवन शैली जीते हैं, क्योंकि 40 के शुरुआती वर्षों में उनके हाई ब्लड प्रेशर के बारे में पता चला था। वैसे तो स्ट्रोक दुनिया भर में आम है, लेकिन हाल के वैज्ञानिक प्रमाण से पता चला है कि पश्चिमी औद्योगिक देशों के मुकाबले भारत में स्ट्रोक की दर कहीं ज्यादा है। हाल ही में मिले भारतीय आंकड़ों के आधार पर यह अनुमान लगाया जा रहा है कि करीब 16 लाख भारतीय स्ट्रोक से पीड़ित हैं। करीब 75% पेशेंट पहले स्ट्रोक के बाद जीवित रहते हैं, लेकिन इन पेशेंट्स में से 25% मामूली विकलांगता और 40% मध्यम से तीव्र विकलांगता से पीड़ित होते हैं। और स्ट्रोक पेशेंट्स में दोबारा स्ट्रोक के अटैक का खतरा बना रहता है, जिससे उनमें और अधिक विकलांगता का ज्यादा खतरा रहता है। इसलिए स्ट्रोक के बाद जल्द से जल्द ठीक होने के लिए आवश्यक विभिन्न योजनाओं के बारे में जानकारी होना हमारे लिए बेहद जरूरी है। टीना, तुम्हारे डैड खुशनसीब हैं कि उनका तुरंत उपचार हो गया, इसलिए हमें उम्मीद है कि उनमें कम से कम विकलांगता होगी और वो जल्दी ठीक हो जाएंगे। ऐसे कई अनजाने जोखिम के कारण और कुछ लक्षण होंगे जिन्हें मिस्टर वर्मा ने नजरअंदाज किया होगा। स्ट्रोक के जोखिम कारकों को अपरिवर्तनीय और परिवर्तनीय ऐसे 2 कारकों में विभाजित किया जाता है। स्ट्रोक में उम्र इकलौता सबसे महत्वपूर्ण जोखिम कारक है। पुरुषों और महिलाओं में 55 की उम्र के बाद प्रत्येक लगातार 10 वर्षों के बाद स्ट्रोक की दर दोगुने से ज्यादा हो जाती है। लंबे समय से परिवारों में स्ट्रोक के ज्यादा मामले देखे गए हैं। इसकी वजह है कि स्ट्रोक का खतरा आनुवांशिक प्रवृत्ति, दूसरे आनुवांशिक विकार और अनिश्चित जीवन शैली से जुड़ा होता है। लिंग भी स्ट्रोक के लिए एक अपरिवर्तनीय कारक है। यह एक हकीकत है कि महिलाओं के मुकाबले पुरुषों में स्ट्रोक के मामले ज्यादा होते हैं। करीब 80 साल तक की उम्र के पुरुषों में स्ट्रोक के ज्यादा मामले होते हैं और इसके बाद महिलाओं में इसकी संख्या बढ़ जाती है। भौगोलिक परिवर्तन के साथ साथ स्ट्रोक के मामलों में भी बढ़त देखी जा सकती है। भारत में स्ट्रोक के मामले शहरी लोगों के मुकाबले ग्रामीण लोगों में ज्यादा देखे गए हैं। हाई ब्लड प्रेशर, जिसे हाइपरटेंशन भी कहते हैं, स्ट्रोक का सबसे आम और महत्वपूर्ण जोखिम कारक है और 80% स्ट्रोक पेशेंट हाइपरटेंशन से पीड़ित हैं। अन्य जोखिम कारकों में शामिल हैं उच्च कोलेस्ट्रॉल, डायबिटीज और धूम्रपान। सिगरेट पीने से स्ट्रोक का खतरा दुगुना हो जाता है। स्ट्रोक के बढ़ते खतरे का संबंध कई जीवन शैली कारकों के साथ है। इनमें शामिल हैं मोटापा, शारीरिक निष्क्रियता, अस्वास्थ्यकर भोजन और मानसिक तनाव जैसे तीव्र कारक। मोटापे का संबंध उच्च ब्लड प्रेशर, ब्लड ग्लूकोज और उच्च कोलेस्ट्रॉल से जुड़ा होता है, जो कि स्ट्रोक के स्वतंत्र जोखिम कारक हैं।
ये मेडिकल कारक परिवर्तनीय जोखिम कारक हैं जिन्हें सही दवाओं से काबू किया जा सकता है। स्ट्रोक की वजह के आधार पर उसे विभिन्न प्रकारों में बांटा गया है। 80% स्ट्रोक के रोगी इस्कीमिक स्ट्रोक से पीड़ित होते हैं। इस्कीमिया शब्द का अर्थ है शरीर के किसी अंग या हिस्से में खून की अपर्याप्त आपूर्ति। इस्कीमिक स्ट्रोक में खून का थक्का यानी ब्लड क्लॉट मस्तिष्क के हिस्से में खून के बहाव को रोक देता है। ये ब्लड क्लॉट मस्तिष्क के अंदर किसी रक्त वाहिनी में बनता है या ये शरीर के किसी और हिस्से में बनकर मस्तिष्क की ओर जाता है। करीब 10% स्ट्रोक तब होते हैं जब मस्तिष्क में कोई रक्त वाहिनी फट जाती है। इससे मस्तिष्क में रक्तस्राव शुरू होता है और मस्तिष्क के कुछ हिस्से में खून की आपूर्ति भी बंद हो जाती है, जिसे हेमोरेजिक स्ट्रोक कहते हैं। डॉक्टर, स्ट्रोक में चेतावनी के संकेत क्या हैं? कहीं हम इन्हें समझने में चूक तो नहीं गए? हो सकता है मिस्टर वर्मा को जरूर स्ट्रोक के लक्षण महसूस हुए होंगे जिन पर ध्यान नहीं दिया गया होगा, जिसका नतीजा यह हुआ कि उन्हें स्ट्रोक आ गया। सबसे आम लक्षण हैं चेहरे, हाथ या पैर में अचानक कमजोरी या सुन्न होना, जो अक्सर शरीर के एक तरफ ही होता है। अचानक चक्कर आना, संतुलन या तालमेल खो देना इत्यादि लक्षण जो अन्य लक्षणों के साथ जुड़े होते हैं। अन्य लक्षणों में शामिल हैं एक या दोनों आंखों में धुंधलापन या कम दिखाई देना और बिना किसी वजह से तेज सर दर्द होना। स्ट्रोक की एक महत्वपूर्ण चेतावनी है TIA यानी कि ट्रांजिएंट इस्कीमिक अटैक। ट्रांजिएंट शब्द का मतलब है वो जो स्थायी नहीं है। मस्तिष्क के कुछ हिस्से में खून की आपूर्ति थोड़े समय के लिए रुक जाती है, उसे कहते हैं ट्रांजिएंट इस्कीमिक अटैक। इसके लक्षण स्ट्रोक जैसे ही होते हैं। TIA के लक्षण 2 से 15 मिनट तक रहते हैं, लेकिन कभी-कभी एक पूरा दिन भी रह सकते हैं। TIA से आमतौर पर मस्तिष्क की स्थायी क्षति नहीं होती, लेकिन ये एक गंभीर चेतावनी का लक्षण है कि भविष्य में स्ट्रोक आने की संभावना है और इसे नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। TIA एक मेडिकल इमरजेंसी है। TIA से गुजरने वाले 10 में से लगभग एक पेशेंट को अगले 3 महीनों में स्ट्रोक आता है। अगले 30 दिनों में होने वाले स्ट्रोक्स में से 50% स्ट्रोक्स TIA के बाद के पहले 24 घंटों में होते हैं। TIA रोकने के संबंधी उपचार को जल्दी शुरू करने से स्ट्रोक का खतरा करीब 80% तक कम हो जाता है। डॉक्टर, क्या स्ट्रोक के सभी पेशेंट्स का एक जैसा स्टैंडर्ड इलाज किया जाता है? स्ट्रोक का इलाज उसके प्रकार पर निर्भर करता है, लेकिन हर केस एक इमरजेंसी होता है। तीव्र मामले में कुछ पेशेंट्स में इलाज में दवाएं और सर्जरी शामिल हैं, जिसके बाद लंबे समय तक दवाएं चलती हैं और सभी पेशेंट्स के लिए एक पुनर्वास कार्यक्रम होता है। स्ट्रोक के तीव्र मामलों में पेशेंट को जल्द से जल्द स्थिर करने में डॉक्टर्स का महत्वपूर्ण योगदान होता है। वो सभी महत्वपूर्ण मापदंडों पर नजर रखते हैं, जैसे कि दिल की गतिविधि, ब्लड प्रेशर, ब्लड शुगर का स्तर, शरीर का तापमान, खून में ऑक्सीजन का स्तर इत्यादि। टीना, हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होने के बाद मिस्टर वर्मा के पुनर्वास कार्यक्रम में तुम्हारी प्रमुख भूमिका होगी। हाँ, क्यों नहीं। क्या आप मुझे पुनर्वास कार्यक्रम की प्रमुख विशेषताएं बता सकते हैं? पुनर्वास मूल रूप से पेशेंट की विकलांगता पर आधारित होता है। पुनर्वास के मुख्य उद्देश्य हैं जटिलताओं को रोकना, क्षति को कम करना और कार्यप्रणाली को बेहतरीन बनाना। जानलेवा स्थितियों को दवाओं से काबू में लाते ही स्ट्रोक का पुनर्वास हॉस्पिटल में ही शुरू हो जाता है। हालांकि हर स्ट्रोक अलग होता है, लेकिन किसी तरह की विकलांगता या शारीरिक अक्षमता समान होती है। सक्रियता और गतिशीलता वापस आने और ज्यादा से ज्यादा आत्मनिर्भर बनने के लिए उचित और कदम दर कदम लक्ष्य तय करना जरूरी है। स्ट्रोक के बाद पेशेंट्स को ज्यादा से ज्यादा स्वतंत्र जीवन जीना सीखना चाहिए। स्ट्रोक से शारीरिक गतिविधि पर असर के अलावा मानसिक और बर्ताव संबंधी परिवर्तन भी हो सकते हैं। कुछ लोगों को संचार संबंधी परेशानियां आ सकती हैं, लेकिन स्ट्रोक से प्रभावित लोग लगातार कोशिश और इलाज से अपने संचार की क्षमता को बेहतर बना सकते हैं। सबसे अच्छी बात यह है कि स्ट्रोक से पैदा हुई ज्यादातर अक्षमताएं और मानसिक स्वास्थ्य वक्त के साथ बेहतर होते जाते हैं।
डॉक्टर से नियमित चेकअप करवाना, स्वस्थ भोजन और अन्य योजनाओं से मौजूदा परिस्थिति को काबू किया जा सकता है। डॉक्टर, क्या इसका ये मतलब हुआ कि मेरे डैड अब अपने रोजमर्रा के काम खुद नहीं कर पाएंगे? उन्हें अपनी आजादी पसंद है और जिंदगी भर किसी पर निर्भर होकर रहना पड़ा तो वो टूट जाएंगे। नहीं टीना, अगर हम जल्द से जल्द पुनर्वास कार्यक्रम शुरू कर दें तो मिस्टर वर्मा भी जल्दी ही आत्मनिर्भर हो सकते हैं। स्वस्थ होने के लिए पुनर्वास कार्यक्रम के दौरान पेशेंट और उसके परिवार के सदस्यों की प्रमुख भूमिका होती है। मैं डॉक्टर के तौर पर मिस्टर वर्मा के उपचार पर समय समय पर नजर रखूंगा। चूंकि उन्हें कई साल से हाइपरटेंशन है, इसलिए दूसरे स्ट्रोक को रोकने के लिए उनके ब्लड प्रेशर पर नियंत्रण लाना बेहद जरूरी है। चलने, खड़े रहने और अन्य गतिविधियों के लिए मांसपेशियों को मजबूत बनाने के लिए मिस्टर वर्मा को व्यायाम करना होगा। टीना, तुम्हारे डैड की नसों को कम से कम क्षति पहुंची है, फिर भी कुछ दिनों तक उन्हें अपने रोजमर्रा के कामों में तुम्हारी मदद की जरूरत होगी। ठीक होने के लिए नियमित खुराक बनाए रखना महत्वपूर्ण है। इलाज, व्यायाम और अन्य पसंदीदा गतिविधियों के लिए जरूरी ऊर्जा स्वास्थ्यवर्धक भोजन लेने से मिल सकती है। तुम्हें उन्हें समझना होगा और स्ट्रोक से उबरने के दौरान आने वाली मानसिक चुनौतियों से मुकाबला करने में उनकी मदद करनी होगी। डॉक्टर, स्ट्रोक के पेशेंट्स के लिए आप किसी खास शारीरिक व्यायाम की सलाह देते हैं? हाँ, सभी पेशेंट्स को जितना मुमकिन हो उतना व्यायाम करने की सलाह दी जाती है। उन्हें प्रतिदिन 20 से 30 मिनट मध्यम शारीरिक गतिविधि का लक्ष्य रखना चाहिए। उचित मूल्यांकन के बाद हर पेशेंट के लिए अलग व्यायाम के कार्यक्रम तैयार किए जाने चाहिए। सुझाए गए व्यायाम करने के लिए पेशेंट को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए, लेकिन ध्यान रहे कोई भी व्यायाम जरूरत से ज्यादा ना हो। कुछ सुझाए गए सामान्य व्यायाम इस प्रकार हैं। कंधे की हरकत बेहतर बनाने और कंधे के दर्द को रोकने के लिए बिस्तर पर पीठ के बल लेट जाएं। उंगलियां आपस में जोड़कर हाथों को पेट पर टिका दें। धीरे धीरे बाहों को कंधे के स्तर तक लाएं और कोहनी को सीधा रखें। हाथों को फिर से पेट पर आराम की स्थिति में ले आएं। कंधे की हरकत बनाए रखने के लिए बिस्तर पर पीठ के बल लेट जाएं। उंगलियां आपस में जोड़कर हाथों को पेट पर टिका दें। धीरे धीरे कोहनी को सीधा करते हुए हाथों को अपने सीने के ठीक ऊपर ले आएं। धीरे धीरे अपने हाथों को एक ओर और फिर दूसरी ओर करें। जब सभी व्यायाम बार बार हो जाएं, तो अपनी कोहनी मोड़ें और हाथों को विश्राम की स्थिति में पेट पर रख दें। कमर और घुटनों में हरकत बढ़ाने के लिए बिस्तर पर पीठ के बल लेट जाएं। उंगलियां आपस में जोड़कर हाथों को पेट पर टिका दें। घुटनों को मोड़कर अपने पैर बिस्तर पर रख दें। अपने घुटने आपस में मजबूती से जोड़कर धीरे से जितना मुमकिन हो उतनी दूर तक दाईं ओर ले जाएं। फिर से बीच में ले आएं। घुटनों को साथ जोड़े हुए धीरे से जितना मुमकिन हो उतनी दूर तक बाईं ओर ले जाएं। अब बीच में लौट आएं। कूल्हे और घुटने में हरकत बेहतर करने के लिए चलने के दौरान होने वाली हलचल करें। अपने पैर साथ रखकर असर ना हुआ हो उस ओर से लेट जाएं। जिस घुटने पर असर हुआ है उसे मोड़कर जितना मुमकिन हो उतना अपने सीने की ओर ले जाएं। पैर को सहारा देने के लिए आपको अपने सहायक की मदद लेनी पड़ सकती है। पहली वाली स्थिति में लौट आएं। कोहनी को सीधा करने वाली मांसपेशी को मजबूत करने के लिए किसी ठोस गद्दे या सोफे पर बैठकर जिस पर असर हुआ है उस हाथ के अग्रभाग को सतह पर सीधा रखें और मुमकिन हो तो पंजे को सीधा रखें। आप चाहें तो अपनी कोहनी के नीचे एक ठोस तकिया रख सकते हैं। धीरे धीरे अपनी मुड़ी कोहनी पर अपना वजन डालें। संतुलन बनाए रखने के लिए अपने सहायक की मदद लें। अपनी कोहनी को सीधा करते हुए तथा और अधिक सीधे बैठते हुए नीचे की सतह पर अपने हाथ का जोर लगाएं। कोहनी को अचानक गिरने से बचाने के लिए सहायता लेनी पड़ सकती है। धीरे धीरे अपनी कोहनी को मोड़ें और अपने हाथ के अग्रभाग को सतह की ओर ले जाएं। धीरे धीरे एक लय में
बारी बारी से दो विपरीत स्थितियों में ले जाएं, पूरी तरह मुड़ा हुआ या एकदम सीधा। धड़ की अकड़न कम करने और चलने के लिए जरूरी शरीर के रोटेशन को बेहतर करने के लिए पैरों को जमीन पर सपाट रखते हुए एक मजबूत और सीधी कुर्सी पर बैठें। जरूरी हो तो एक ठोस गद्दा, सोफा या व्हील चेयर की मदद ले सकते हैं। अपनी उंगलियों को आपस में जोड़ लें, अपने धड़ को घुमाते हुए आगे झुकें और अपने हाथों को दाएं पैर के बाहरी हिस्से की ओर बढ़ाएं। अपनी कोहनी को मुमकिन हो उतना सीधा रखते हुए अपने हाथों को बाएं कंधे की ओर ऊपर तिरछी दिशा में ले जाएं। इस प्रक्रिया को दोहराएं, लेकिन इस बार अपने हाथों को बाएं पैर से दाएं कंधे की ओर ले जाएं। बैठी हुई अवस्था से उठने के लिए जरूरी हलचल। फिसलने से बचने के लिए दीवार के सहारे रखी एक मजबूत कुर्सी पर बैठें। अपनी उंगलियों को जोड़ें, अपने हाथों को आगे ले जाएं, पैरों की आपस में कुछ दूरी बनाते हुए और कमर को सीट के किनारे रखते हुए आगे झुकें और सीट से अपनी कमर को हल्का सा ऊपर उठाएं। धीरे धीरे वापस बैठ जाएं। चलने के लिए जरूरी टखने की हलचल। दीवार से एक हाथ की दूरी पर खड़े रहें, घुटने सीधे, पैर एक दूसरे से कुछ दूर और जमीन पर सीधे रखे हुए और दोनों पैरों पर बराबर वजन दें। अपने ठीक हाथ से असर हुए हाथ को पकड़कर सीने की ऊंचाई तक दीवार के सामने रखें। धीरे धीरे कोहनी मोड़कर दीवार की ओर झुकें। इससे पैरों के निचले भाग में पीछे की ओर जोर पड़ेगा। अपनी एड़ियों को जमीन पर रखें। कोहनी सीधी करें। अपने शरीर को दीवार से दूर धकेलें। डॉक्टर, मैं आपको यकीन दिलाती हूँ कि मैं अपने डैड की देखभाल में कोई कमी नहीं आने दूंगी, क्योंकि मेरा लक्ष्य है उन्हें जल्द से जल्द नॉर्मल जैसी स्थिति में वापस लाना। पर डॉक्टर, इस बात का ख्याल कैसे रखें कि उन्हें दोबारा स्ट्रोक ना आए? दोबारा स्ट्रोक से बचने का सबसे सही तरीका है जोखिम कारकों में बदलाव लाना। खुशकिस्मती से मिस्टर वर्मा धूम्रपान नहीं करते, वरना स्ट्रोक से बचने के लिए धूम्रपान बंद करना बेहद जरूरी है। तुम्हें उनके ब्लड प्रेशर पर नजर रखनी होगी। उनके ब्लड प्रेशर को नियमित रूप से मापा जाना चाहिए। मिस्टर वर्मा के ब्लड प्रेशर को सामान्य रखना बेहद जरूरी है। इसके अलावा उनके कोलेस्ट्रॉल के स्तर को भी काबू में रखना होगा। यह स्ट्रोक से बचने के लिए जरूरी है, क्योंकि अतिरिक्त कोलेस्ट्रॉल रक्त वाहिनियों में जम जाता है, जिससे मस्तिष्क की ओर खून के बहाव पर असर पड़ता है। उनकी अवस्था और चलने की काबिलियत सही हो जाए, उसके बाद मैं उन्हें नियमित व्यायाम करने की सलाह दूंगा। हमें उनके ब्लड शुगर के स्तर की भी नियमित जांच करनी चाहिए। स्ट्रोक से बचने के लिए ब्लड शुगर करीब करीब सामान्य स्तर पर बनाए रखना होगा। इसके अलावा मिस्टर वर्मा को सुझाई गई सीमा से अधिक शराब भी नहीं पीनी चाहिए। डॉक्टर, स्ट्रोक के विभिन्न पहलू और उससे बचने के उपाय के बारे में बताने के लिए धन्यवाद। हॉस्पिटल में आते वक्त मेरे मन में जो डर था वो अब धीरे धीरे कम हो गया है, और अब मुझे ना सिर्फ उम्मीद है बल्कि पूरा यकीन है कि स्ट्रोक से उबरने में मैं अपने डैड की पूरी मदद कर पाऊंगी। फिर वो हॉस्पिटल रूम में अपने पिता से मिलकर उन्हें आश्वासन देती है कि धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा।